हेलो गाइज, धमाका बैच जो लॉन्च किया गया था यूपीपीसीएस के लिए, उसी बैच की क्लास जो शुरू हुई थी मध्यकालीन भारत की और मिडाइवल हिस्ट्री की। और मैंने क्लास स्टार्ट किया था। मेरा परिचय तो जानते ही हैं, मैं प्रभात रंजन, और यूनि एग्जाम्स पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे ये क्लास चल रही है। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट, क्लास जो है भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्री क्लासेज चल रही है और रेगुलर क्लासेज चल रही है, और ये क्लास चलती रहेगी। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है मिडाइवल हिस्ट्री से, मध्यकालीन भारत से। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट, हम आपकी क्लास के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, तो एक मेरा रिक्वेस्ट तो मानिएगा ही, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। और तरीका वही है कि क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, और जो नए बच्चे जुड़े हों इस क्लास से वो क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको फ़ायदा तो मिले ही मिले, और भी जो मित्र बंधु हों आपको और ख़ासकर तैयारी कर रही हो यूपीपीसीएस का, उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा। अभी तक जो क्लास हुआ है सब डला हुआ है, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। हमने मिडाइवल हिस्ट्री में शुरू किया था तो भारत में मुस्लिम आक्रमण, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, आज लोधी वंश चलेगा। यानी दिल्ली सल्तनत जो 1206 से शुरू हुआ था वो स्टार्ट हुआ लोधी वंश तक, 1526 तक, जब मुगल आक्रमण नहीं करेंगे खासकर बाबर, तब तक ये वंश को मैं पढ़ाया। मैं आज क्लास से स्टार्ट हो जाए, मतलब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मैं पढ़ाने की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, बातें तो दिन भर चलती हैं। पहले क्लास करते हैं हम लोग। लोधी वंश से पहले थोड़ी सी मैं पढ़ाऊंगा सैयद वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुगलक वंश के बाद तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग का आक्रमण जब होता है, कब होता है भाई? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। उस समय तक और शासन कौन कर रहा था? उसमें तुगलक वंश का शासन चल रहा था, नसरुद्दीन मोहम्मद का नाम था उनका। उसके बाद इनके द्वारा मुल्तान, यानी भारत की पश्चिमोत्तर भारत जो बेल्ट है, उत्तर पश्चिम बेल्ट है, यहाँ पे मुल्तान की सूबेदारी खिज खां, मुल्तान है, और भी पेशावर जो बेल्ट है, ये सब बेल्ट में एक सूबेदार नियुक्त कर दिया इन्होंने। किसको? खिज खां को नियुक्त कर दिया था, खिज खां को। और तुगलक वंश के लास्ट शासक की मृत्यु के बाद ये खिज खां क्या के सत्ता स्थापित कर लिया। कहां पे? दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लिया इसने। सैयद वंश का कार्यकाल जो है 1400, देखिए एक मिनट कहां गया, 1414 से 1451 तक कार्यकाल इनका रहा। 1414 से 1451 तक इनका कार्यकाल रहा। शासन तो किए 38 ईयर्स, कहीं 37 मिलता है, कहीं 38 से मिलता है, तो 37 वर्ष तक शासन इन्होंने किया है। कहीं 38 मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको ईयर्स को लेकर। तो इसका पूछता है संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था खिज खान, जो सूबेदार था उत्तर पश्चिम भारत का, बाद में दिल्ली की गद्दी बैठेगा। और ये खासियत इन लोगों की रही कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं किया था इन्होंने। तो इनकी टाइटल क्या थी? इनकी उपाधि तो रैयत आला की उपाधि इनकी थी, इनकी खिज खां की उपाधि। और पूरे जो शासक रहे हैं सैयद वंश के, उन्होंने रैयत आला ही की उपाधि कोशिश किया है कि ग्रहण करने का, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई हम सुल्तान ना ग्रहण करें। इनका डेथ कब हुआ खिज खां का? पूछा जाता है कि खिज खां की उपाधि क्या थी, तो रैयत आला की उपाधि थी। इनका डेथ कब हुआ था? तो 1421 ईस्वी में, यानी मृत्यु इनकी हुई है 1421 में हुई है। सैयद वंश में शासक बहुत हुए, सबसे योग्य शासक जो हुआ उसका वह है मुबारक शाह। कौन सा? मुबारक शाह। कौन है? मुबारक शाह। और इन्हीं के दरबार में एक राइटर था जो संरक्षण पा रहा था, अहिया बिन सिरहिंदी राइटर संरक्षण पा रहा था, और इसने एक बुक लिख डाला इन्हीं के याद में, इन्हीं की गुणगान करते हुए। क्या नाम था उसका? तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही पूछा गया प्रश्न है। तारीख मुबारक शाही किसने लिखा था और किसके लिए लिखा गया था, किसकी गुणगान की गई थी इस किताब में? तो तारीख मुबारक शाही में मुबारक शाह, यानी कौन सा? खिज खां, यानी सैयद वंश के डायनेस्टी के जो शासक थे उनके बारे में कहा गया था। इनका सबसे लास्ट शासक जो हुआ सैयद वंश का, वो था अलाउद्दीन आलम शाह। और सब शासन करते हैं 37 या 38 ईयर्स ओल्ड, यानी ऑलमोस्ट 37 ईयर्स ये शासन किए हैं। इतना ही प्रश्न बनता है इससे।
चलिए आगे आते हैं हम लोग लोधी वंश। लोधी डेंसिटी, लोधी डेंसिटी, लोधी डेंसिटी की बात यह है कि भाई संस्थापक कौन? 1451 में सैयद वंश की समाप्ति के बाद लोधी वंश आते हैं। अभी तक जो शासन किए हैं दिल्ली की गद्दी पे वो सब तुर्क थे। पहली बार अफगानी एक शासन करेगा। वो कौन है? लोधी वंश का बहलोल लोधी। तो संस्थापक कौन हुआ इसका? बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। ये अफगान मुल्क के थे लोग, अफगान मुल्क के थे लोग, यानी अब अफगानी मुल्क के लोग भी शासन करना शुरू किए दिल्ली के गद्दी पे। शासनकाल कब से कब तक? 1451 से 89 तक। पूछता नहीं शासनकाल, मगर हमने बता दिया कि भाई बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो नॉलेज होना जरूरी है आप लोगों को कि शासनकाल कब से कब तक? 1451 से 1489 तक, मानी 89 तक शासनकाल करा। इनके बारे में कहा जाता है, सुन लीजिए, कि 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह, ये कौन बहलोल शाह? ये बहलोल लोधी, बहलोल शाह गाजी के नाम से, बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और अफगानों की बहुत से क्या थे? मूल थे। अफगानों के बहुत से शाखा थे। उसी एक शाखा के साहू खेल से संबंधित था ये। कौन? ये अफगानी जो शासन किए दिल्ली के गद्दी पे, यानी अफगानों की एक शाखा थी साहू खेल, उसी से संबंधित थे जो। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न भाई। अब है कि भाई कौन कौन काम किया इन्होंने? बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्का चलाया जो अकबर के काल तक चलेगा। बहलोली सिक्का चलाया जो अकबर के काल तक चलेगा। और इनकी खासियत एक और है कि मलिक सरवर याद होगा, बताएंगे, प्रांतीय राज पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। नसरुद्दीन मोहम्मद का वजीर यानी तुगलक वंश का वजीर जो था, उसने जौनपुर, देखिए जौनपुर बच्चा गलती लिख दिया है, जीनपुर कर दिया है। जौनपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जौनपुर जो सिराज, पूर्व का सिराज के लिए फेमस भी है, पूर्व का सिराज भी बोलते हैं। और इसी का स्थापना किया था मलिक सरवर ने। सरकी वंश की स्थापना कर डाली थी, सरकी राजवंश की स्थापना कर डाली थी। जौनपुर के शासक मलिक सरवर को वजीर बनाया गया वहां का, और उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और जौनपुर राज्य की स्थापना कर डाला। यूपी में पड़ता है, बॉर्डर इलाका उसका, इलाहाबाद से भी लगता है, ठीक है। उसी जौनपुर की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पे उससे प्रश्न बहुत बनते हैं जौनपुर से, ठीक है। जौनपुर का महल किसने बनवाया, एक पुल है वहां, पुल किसने बनवाया, सब पढ़ाएंगे एक एक करके। तो इसी सरकी, वहां शासन था, सरकी वंश का था, पूर्व का सिराज बोलते हैं। तो उसी को इसने हरा कर, उसको समाप्त कर बहलोल लोधी अपने राज्य में मिला लिया जौनपुर को। भाई एक महत्वपूर्ण काम बहलोल लोधी का। दूसरा इसने बताया ना, बहलोली सिक्का नाम चलाया, बहलोली नाम से सिक्का चलाया जो अकबर के समय तक चला था, विनिमय का माध्यम था। दिल्ली के सुल्तानों में जितने दिल्ली के सुल्तान शासन किए हैं, चाहे फेमस अलाउद्दीन खिलजी हो, एमबीटी हो, एफएसटी हो, ठीक है, बलबन हो, सब में सबसे अधिक तक दिनों तक शासन करने वाला 38 वर्षों तक शासन करने वाला कौन हुआ? बहलोल लोधी अफगानी, साहू खेल से संबंध था ये सखा इसके, ठीक है। और एक मुल्ला अब्दुल्ला तारीख दाऊदी, किताब का नाम याद रखिएगा, मुल्ला अब्दुल्ला तारीख दाऊदी का लेखक है, तारीख दाऊदी मुल्ला अब्दुल्ला। उसी के कथनानुसार वो सिंहासन पर बैठा ही नहीं, आज तक सिंहासन पर नहीं बैठा था। जब अपने सरदारों के साथ था तो क्या करता था? वो गद्दी पर समकक्ष बैठता था। एक गद्दी यहां लगेगा, जैसे गद्दी बिछा दिया गया, तो यहां बहलोल लोधी और उस अगल बगल सब बैठते थे। और यही कंसेप्ट आज के डेट में कांग्रेस पार्टी में भी है। मीटिंग होता है तो उसमें नहीं कि जो उसका अध्यक्ष होगा गद्दी ऊपर बैठेगा, बाकी नीचे नहीं, ऐसा नहीं होगा। बुरा बिछाएगा, वो बना गया है, क्या बोलते हैं इसको, एक रूम है, उसमें में सब बिछा हुआ होता है, सब कोई बैठेंगे आराम से, समान भावना से देखने की बात है। वो अपने सरदारों को समान भावना से देता था, कहता कि आप लोग के बीच से ही हम निकल के आए हैं, इसलिए आप मेरे भाई बंधु हैं। वही काम बहलोल लोधी ने किया, ठीक है। इसका लास्ट अभियान जो था, लास्ट अभियान जो प्रश्न बनते हैं और जब बनने की संभावना है वही मैं पढ़ रहा हूं। मैं कहानी तो बहुत है, राजनीतिक परिदृश्य की कहानियां बहुत होती है क्या मध्यकालीन भारत में, और आर्थिक कहानी पे सवाल बनते हैं, इसलिए आर्थिक बताते हैं आपको हम। ग्वालियर इसका लास्ट अभियान था, ग्वालियर
लास्ट आक्रमण था ग्वालियर, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1489 में डेथ जब होता है इनका, 1489 में इनकी डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु इनकी हो जाती है। इतना ही काम इनका फेमस था। अब आइए, इनके बाद इनका पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठता है। पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठता है। ये काम अच्छा कर गया है। क्या क्या किया है? शासनकाल 489 से लेके 1517 ईस्वी तक शासनकाल रहा इनका। इनका मूल नाम क्या था सिकंदर लोदी का? निजाम शाह। सबका मूल नाम था, किसी का एमबीटी का जौना खा था, है ना, अली गुरसब था अलाउद्दीन खिलजी का, इस तरह इसका मूल नाम था निजाम शाह, इसका नाम था। पुत्र था सिकंदर लोदी, सॉरी बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी बैठता है, जिसने निरंकुशता का हाँ देखिए, एक निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया। और क्या कहा सुन लीजिए, कहा कि यदि मैं अपने किसी गुलाम को पालकी पर बैठा दूं तो मेरे सरदार उसे कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। यानी मैं किसी को बैठा दूं पालकी पे, तो जो जितने मेरे सरदार हैं, मेरे समकक्षी हैं, सरदार हैं, ठीक है, वो उनको मान लेंगे शासक और कंधे पे उठा कर ले जाएंगे उनको। यह निरंकुशता का सिद्धांत था उनका। ये पूछा जाता है कि किसके बारे में कहा जाता है ये। अच्छा काम क्या किया? जो आगरा शहर देख रहे हैं आज डेट में, उसकी स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने ही किया था, सिकंदर द्वारा। और इसी को 1506 ईस्वी में अपना राजधानी कैपिटल बनाया इसको, किसको? आगरा को बनाया था। भाई आगरा की स्थापना करने की आवश्यकता क्या थी? तो आगरा जो देखेंगे, आगरा वो यहाँ से, आगरा से एमपी भी लगता है पास में, राजस्थान भी पास में लगता है। तो व्यापारिक राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने आगरा की राजधानी बना दी। दिल्ली से राजधानी आगरा बनाया इसने, आगरा शहर की स्थापना किया। पूछा गया प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की और राजधानी कब बनाया था? चलिए आगे देखिए। दिल्ली या देहलिका चौहानों के समय तंवर, दिल्ली के बारे में कहा जाता है। तंवर यानी तोमर शासकों से चौहानों ने छीन लिया था। दिल्ली को ढिलिका भी बोला जाता है, कुछ बुक में ढिलिका भी मिलते हैं इनका, और ढिलिका नाम से सिक्के भी छपे थे उससे। यानी चौहानों के समय ही तब एक थे तोमर शासक तंवर, उन्होंने इसे छीन लिया था। उसके बाद ये दिल्ली राजधानी जो है चेंज होता रहा। उसका दिल्ली सल्तनत की राजधानी रही, फिर मुगल का राजधानी रही, और बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और बंगाल राजधानी थी तो 1911 में अनाउंसमेंट किया कि 1911 में क्या राजधानी दिल्ली रहेगी, और उसके 12 में राजधानी ट्रांसफर होकर यहाँ पे कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। इसके पहले राजधानी बंगाल थी ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल की मैं बात कर रहा हूं। इसके पहले तो राजधानी रही ही रही, सबकी राजधानी रही। दिल्ली या दिल्ली नाम से सिक्का, दिल्ली वाला नाम से सिक्का चलता था। बहलोल देखिए, बलबन के गढ़ मुक्तेश्वर लेख पूछा गया, यूपी में प्रश्न है। यूपी स्पेशल में पूछा जाता है कि गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख जो है किसका है? तो बलबन का है। और इसमें योगनीपुर बनारस में अवमुक्त क्षेत्र का अभियान भी सिकंदर लोदी ने किया था। यह स्पष्ट होता है बलबन के गढ़ मुक्तेश्वर लेख से, स्पष्ट होता है कि बनारस के पास अवमुक्त क्षेत्र पे अभियान किया। योगनीपुर जो जगह है वो सिकंदर लोदी ने किया था। उसके बाद और क्या क्या किया सिकंदर लोदी ने? खदानों पर से चुंगी कट हटा दिया और जकात हटा दिया, भूमि की माप कराई, और गज सिकंदरी, इसका पैमाना अभी तक मसाहत पति चला अलाउद्दीन खिलजी के समय, बफाए बिस्वा। उसके बाद धीरे धीरे जो शासक हुए एफएसटी ने अलग बटाई प्रणाली लाई, तो सिकंदर लोदी ने भूमि की एक नई माप प्रणाली लाई थी, गज ए सिकंदरी, जो अकबर के समय तक चलेगा। बस अंगुल का अंतर आ जाएगा, इसमें 32 अंगुल 38 अंगुल की कहानी चलती है। इसमें खदानों पर से चुंगी कर हटा दिया, जकात कर हटा दिया, मुहर्रम पर तजिया निकालने पर रोक लगा दिया, और तजिया निकालने पे रोक लगाने का काम एफएसटी ने भी किया था, और उसने दरगाहों पे महिलाओं को जाने से भी रोका था एफएसटी द्वारा। और मुहर्रम पे तजिया निकालने का काम भी कौन करेगा? वो सिकंदर लोदी करेगा। अब है मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर रोका। इसके पहले एफएसटी भी ने यह काम किया था। गायन विद्या पर शौक था उसको, गायन विद्या का बहुत शौक था। किसको? सिकंदर लोदी को। वह गुलरुख या गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कुछ शासक ऐसे भी हुए दिल्ली काल में जो अपने नाम से कविताएं भी लिखते थे।
जैसे फुतवाते फिरोज शाही किताब लिख दिया खुद फिरोज FST। उसी तरह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा कौन? ये खुद सिकंदर लोदी ने। उसके अलावा उसने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था और गायन पे लज्जते सिकंदर शाही किताब का अनुवाद कराया था। आयुर्वेद पे फरहंगे सिकंदर शाही नाम से किताब का अनुवाद कराया था। ये पूछा जाता है ये प्रश्न बार बार। गायन में जो पुस्तक थी लज्जते सिकंदर शाही कि इसको अनुवाद किसने कराया, और आयुर्वेद पे किताब फरहंगे सिकंदर शाही ये किताब अनुवाद किसने कराया। ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में इतना कहा था। इसका जो भी कला स्थापत है वो अलग से हम पढ़ाएंगे। कला स्थापत जो एक टॉपिक है कला स्थापत का, वो अलग से हम कराएंगे कि इसने क्या बनवाया और क्या छोड़ा इसमें और क्या खासियत थी। चलिए अब आइए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक, यानी 1526 जब बाबर का आगमन होता है और प्रथम युद्ध करता है, किसका? पानीपत का युद्ध करता है। उस समय तक दिल्ली सल्तनत था, उसका मुगल काल स्टार्ट होता है। यानी इब्राहिम लोदी अंतिम लोदी शासक अफगान मूल। ग्वालियर विजय उसके समय महत्वपूर्ण विजय था, ग्वालियर विजय। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में, देखिए बुद्ध को युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। युद्ध भूमि में बताएंगे कौन कौन युद्ध भूमि भैया। अमीरों की दमन की नीति शक्तिशाली अमीरों को, हाँ, इसने अमीरों के दमन की नीति अपनाया था, जिसे जितने शक्तिशाली अमीर थे वो असंतुष्ट हो चुके थे इससे। इसने देखिए क्या क्या किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां और बेटे आलम खां ने बाबर को इस पर आक्रमण करके आमंत्रित किया। पूछा गया प्रश्न है, इतिहासकार बोलते हैं कि किसने बाबर को आमंत्रित किया था भारत में आक्रमण करने का? भाई वो फरगना का था, और फरगना का आदमी यहाँ क्यों आक्रमण करेगा? तो उसके भाई, इसी का भाई चचरा भाई मानता है दौलत खां को। पंजाब के सूबेदार दौलत खां और बेटे आलम खां ने उसको इनवाइट किया भाई, क्योंकि भाई इतने कमजोर थे कि डायरेक्ट लड़ नहीं सकते थे इब्राहिम लोदी से, तो इनवाइट कर दिया इसने। उसके पहले इनकी युद्ध होती है खतौली, 1518 ईस्वी में खतौली की युद्ध होती है, खतौली की युद्ध। और ये बाबरनामा में जिक्र है। बाबर का किताब था, मुगल बादशाह प्रथम बादशाह बाबर किताब है बाबरनामा, उसमें जिक्र है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। और खतौली के युद्ध को किसके किसके बीच? तो महाराणा सांगा प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और सांगा ने हराया किसको? इब्राहिम लोदी को हरा दिया इसमें। सांगा ने, किसने? राणा सांगा ने हराया इब्राहिम लोदी को, और सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ, जहां से गेम चेंजर यानी अब जो शासन कौन करेगा दिल्ली की गद्दी पे और कौन से किस वंश की स्थापना होगी, ये पानीपत का युद्ध प्रथम तय करेगा। वो कब हुआ था? 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हो गया। और यहाँ से ये तय हो गया कि दिल्ली सल्तनत जो चल रहा था वहाँ पे अब एक नए राजवंश की स्थापना होगी, मुगल वंश की स्थापना होगी, और बाबर उसका प्रथम शासक होगा। यानी अब जो भी क्लास आगे पढ़ाएंगे हम तो मुगल काल स्टार्ट करेंगे। पहले इस काल की, दिल्ली सल्तनत काल की भूराज व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कला संस्कृति, वो पढ़ाने के बाद, ठीक है। अब है कुछ ऐसे सुल्तान हुए, मैं बता दूं, जिनकी माँ हिंदू थी। पूछा गया प्रश्न यूपी में कि भाई कौन कौन शासक जो हुए मुस्लिम थे, माँ हिंदू थी। सुल्तान जो थे वो हिंदू, माँ कौन कौन थे भाई? शिहाबुद्दीन उमर, इसका नाम है शिहाबुद्दीन उमर नाम था। ये बहुत ही कॉमन, बहुत छोटे शासक थे। पूछेगा कौन का भाई? खुसरो खां, गाजी मलिक, याद है ना गाजी मलिक, गैसुद्दीन तुगलक वाला, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। इतने की माँ जो थी हिंदू थी और खुद शासक मुस्लिम थे, इसलिए निरंकुश बना FST। और सिकंदर लोदी तो निरंकुश भावना अपना लिया भाई इसने। हिंसा की भावना थी, पता चला कि भाई मैं हिंदू हूँ, माँ हिंदू है, पिता मुस्लिम थे, लोगों बीच में क्या प्रभाव जाएगा, तो इसने अलग ही निरंकुशता की भावना अपना लिया और धार्मिक नीति में चेंज कर डाला। तजिया पर प्रतिबंध,
महिलाएं पीरों पे नहीं जाएंगी, ये सब बनाया था उन्होंने। अब देखिए कुछ फैक्ट है इसमें कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासन किस वंश ने किया था, तो है तुगलक काल, 94 ईयर्स शासन किया। और सबसे कम शासनकाल किसका रहा, तो खिलजी का 30 वर्ष। अमीर प्रभावहीन थे, किसके शासनकाल में अमीरों का कोई महत्व नहीं, वो अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। कहा कि अमीर पे प्रतिबंध लगाना जरूरी है, क्योंकि यही अमीर क्या करते हैं, विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी और बलबन समय अमीर क्या था, स्थिति बहुत नगण्य थी। और अमीरों का चरकस रहा लोधी वंश में। दस्तार बंदान उलेमा को कहते हैं, दस्तार बंदगान उलेमा को कहा गया है, ठीक है। फवाजिल जो होता है, शब्द कुछ शब्दावली भी है। फवाजिल रकम होता है, फवाजिल इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा किए जाने के बाद अतिरिक्त राशि, यानी फवाजिल रकम होता है ज़्यादा। यदि फवाजिल कहने का अर्थ हुआ कि आपके पास खजाने में टैक्स देने के बाद जो बच जाए पैसा, वो बोलते हैं फवाजिल रकम बोलते हैं। जवाबित एक राजकीय, पूछा गया प्रश्न जाता है इसलिए मैं लिख दिया था इसको। जवाबित एक राजकीय कानून होता है। जवाबित क्या होता है, राजकीय कानून। और मजलिस से खलवत पढ़ाएंगे मंत्रिपरिषद अब अगले क्लास में। तो मंत्रिपरिषद होता है और इसकी बैठक कहाँ होती थी, मंत्रिपरिषद को मजलिस से खलवत कहते हैं। और इसकी बैठक होती थी मजलिस से खास में होती थी। कहाँ, मजलिस एक खास में इसकी बैठक होती थी। कुछ शब्दावली थी जो पूछे जाते हैं बार बार, मैंने उसको जिक्र कर दिया यहाँ पे। अब देखिए आगे प्रश्न होगा, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे, ये सब तुर्की थे, तो लोधी जो थे ये अफगानी मूल के थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है, वह सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी में आगरा नगर को 1504 में बसाया और 1506 में इसको अपना कैपिटल बना दिया, राजधानी बना दिया। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना किसने की थी, तो है सिकंदर लोधी, गुलरुखी। और निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त कर दिया, तो है सिकंदर लोधी। है प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है ये, जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं पूछा गया है पीसीएस में। ये कौन गुलाम वंश का नहीं था, गुलाम वंश वाले लोग, गुलाम वंश वाले बलबन थे, इल्तुतमिश थे, ऐबक था, इब्राहिम लोधी नहीं था। और इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था और एक ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। इसने 2 फेमस युद्ध किए, 1518 में खतौली युद्ध और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। दोनों में इनकी हार हुई थी, एक में राणा सांगा के साथ, एक में बाबर के साथ। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था, तो वह खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस क्रम में दिल्ली का शासन किया, उसका क्रम बताना है। कौन पहले वंश, फिर दोबारा कौन वंश। सबसे पहले गुलाम वंश आते हैं, इसलिए 4 नंबर 1 हुआ। फिर आएंगे खिलजी वंश 4-1, फिर सैयद, फिर लोधी या डी, यानी पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर खिलजी वंश के बाद कौन आएगा, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। कौन, लोधी वंश। यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इसके संस्थापक ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके गयासुद्दीन खिलजी, इसके गयासुद्दीन तुगलक, सैयद के खिलज खां और लोधी वंश के बहलोल लोधी। ठीक है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्म तत्व की अक्सर अपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं को भी निमरा दिए थे और गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी।
कहा गया था ऐसा नहीं कि भाई धार्मिक स्वतंत्र ही है, कभी कभी तो धार्मिक परिवर्तन भी कराए जाते थे, मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराए गए थे। इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? सब तुर्की थे भाई, जितने थे सब तुर्की थे यहाँ पे। और ये हुआ लोदी और सैयद वंश। आज समाप्त हो गया दिल्ली सल्तनत, मगर इसका टॉपिक बाकी रह गया प्रशासनिक व्यवस्था, कला, भू राजनीतिक व्यवस्था, कला संस्कृति। ठीक है, ये भी अगले क्लास में करा दिया जाएगा। 5 वंश को मैं 12 में पढ़ाया मैंने। अब देखिए कि मेरी संस्था द्वारा यूनियन एग्जाम्स पीसीएस के आईएएस के द्वारा 68वीं बीपीएससी का प्री हो चुका है 12 फरवरी को, उसका आंसर की भी जारी हो चुका है। अपने अपने मार्क्स बना लीजिए। जिनकी 85 प्लस बन रहे हैं वो सब मेंस लिखने का हकदार हैं। इसीलिए संस्था द्वारा एक डिजाइन किया गया प्रोग्राम टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम का, मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का, क्योंकि इस बार से सिलेबस भी चेंज है, क्योंकि अब ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल है भी तो वैकल्पिक विषय जो है वो एमसीक्यू आधारित है, जो 100 अंकों का होगा 2 घंटे का होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा आपके मेधा सूची में। ठीक है, तो हमने डिजाइन किया टेस्ट सीरीज संस्था द्वारा। टोटल 13 टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों से, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन की जो फी है वो 5000 से 1 रुपया कम, और ऑनलाइन को जो फी है वो 4000 में 1 रुपया कम। हमने नहीं, मैंने नहीं, संस्था द्वारा। इसमें 26 फरवरी से पहला टेस्ट शुरू होगा और 5 मई को लास्ट हो जाएगा। इसमें 10 जो रखा गया, एक जीएस का जो टेस्ट रखा गया टॉपिक वाइज, 1 2 3 पहला टेस्ट आधुनिक भारत और इतिहास। हाँ, एक बात और, जीएस के सिलेबस में भी चेंजेस है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न को लिखना अनिवार्य है, जिसमें शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। यानी एक में 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे लिखने का, नहीं 5-5 10 प्रश्न कंफर्म में लिखना शॉर्ट नोट्स के लिए। उसके बाद बाकी जो प्रश्न आएंगे उसमें 2 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक चूज करना होगा। सोचिए कितना टिपिकल हो गया। तो आपकी तैयारी के लिए, धार देने के लिए आपको आना पड़ेगा संस्था में, टेस्ट लिखना पड़ेगा, ताकि एक फ्लो बन जाए और तैयारी अच्छी से हो जाए। तो इसलिए भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति 26 फरवरी को टेस्ट होगा, 4 मार्च को भारतीय राज्य व्यवस्था बिहार और स्पेशल, और 12 मार्च को भारतीय अर्थव्यवस्था भारत का भूगोल, और 19 मार्च को एसे फर्स्ट यानी एसे का पहला टेस्ट। इन 3 टेस्ट रखा गया है एसे का। एसे में भी कहानी ये है कि 2 जो टेस्ट होंगे, 3 पूछे जाएंगे एसे, 2 यूपीएससी के पैटर्न पे और 1 जो होगा वो बिहार संदर्भित होगा। चाहे अमूर्त धरोहर पूछ दे या उनकी मुहावरे पूछ दे, पूछेगा जरूर, उसने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए हम इसमें क्या किया गया है कि 3 क्लास ऐसे बिहार स्पेशल का अलग से करा दिया जाएगा आपको, ताकि बिहार से संबंधित जितने मुहावरे हैं, अमूर्त धरोहर हैं, जिनसे सवाल बन सकते हैं ऐसे में, वो सब करा दिया जाएगा। उसके बाद है 26 मार्च को है साइंस एंड टेक, 2 अप्रैल को आईआर घटनाक्रम जो होते हैं, और सांख्यिकी डीआई 9 मार्च को है, 9 अप्रैल को है। उसका एशिया का टेस्ट जो है 16 अप्रैल को दूसरा टेस्ट हो जाएगा। उसका चलेगा फुल टेस्ट 4, 1 2 1 2 4, फर्स्ट पेपर का 2, सेकेंड पेपर का 2, और एशिया का एक टेस्ट चलेगा 5 मई को। 12 मई से मेंस है, इसलिए 5 मई को फ्री आप टेस्ट देने के बाद, और आपकी तैयारी इस टेस्ट के माध्यम से पूरी तरह धारेदार हो जाएगी और सिलेक्शन की गारंटी। इसलिए 85 प्लस जिन बच्चों के बने होंगे वो टेस्ट से जुड़ सकते हैं। और बाकी के लिए जो नंबर दिया गया है, चल रहा है स्क्रीन पे आपके, चल रहा होगा देखिएगा, ठीक है, और एड्रेस चल रहा होगा, उस पर नंबर पे कॉल करके बाकी जितनी आपको क्वेरी है वो पूरा कर सकते हैं। किसी भी कोर्स से संबंधित, बीपीएससी मेंस है, यूपीपीसीएस मेंस है, आईएएस का भी क्रैश कोर्स चल रहा है मेरे यहाँ, ठीक है, वो सबकी फैकल्टी अलग अलग है, सबकी फैकल्टी अलग अलग है। इस नंबर जो चल रहा होगा स्क्रीन पे आपके, उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे, प्लस नंबर लिखा हुआ है। नंबर पे जाके कॉल करके आप अपने डायरेक्टर सर या जो भी होंगे यहाँ पे, उनसे बात करके अपनी जितनी भी है विसंगतियाँ, कमियाँ, क्वेरी सब पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथी।